प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे। तो देखिए बच्चों, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर आज अपन पढ़ने वाले हैं जैव रसायन। बायो केमिस्ट्री। तो देखिए बच्चों, ये जो जैव रसायन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। जैव और रसायन से। इसका मोस्टली जो पर्पज है या इस रसायन के अंदर अपन मोस्टली जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर कि जो सजीव हैं, ब्लैव हो, कोई पादप हो या कोई जंतु हो, उनके शरीर में होने वाली जो जैविक क्रियाएं हैं इन जैविक क्रियाओं का अध्ययन अपन इस जैव रसायन के अंदर करते हैं। क्लियर है बात? तो आप इसकी डेफिनेशन या इसकी परिभाषा क्या बना सकते हैं? विज्ञान का एक ब्रांच हो गया और रसायन विज्ञान का बताओ तो वो भी चलेगा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान भी नाम जोड़ सकते हो यहां, विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाती है। क्लियर? तो पहली चीज अपने पास हो गई कि जैव रसायन क्या है या जैव रसायन किसे कहते हैं। ये अपना क्वेश्चन हो गया और ये इसका आंसर हो गया कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैव रसायन कहलाती है। अब देखिए बच्चों, जैव रसायन के अंदर या इस चैप्टर के अंदर अपन कुछ जैव अणुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये जो जैव अणु है, यानी सेकंड डेफिनेशन अपने पास बन सकती है कि जैव अणु क्या है या जैव अणु किसे कहते हैं। तो उससे पहले जब अपन इसकी डेफिनेशन दें या इसकी परिभाषा बनाएं, उससे पहले मैं आपको कुछ जैव अणुओं के बारे में बताना चाहता हूं। जैसे अपने सिलेबस अकॉर्डिंग अपन कुछ जैव अणुओं की अगर बात करें तो उनमें अपने पास आता है जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा, विटामिन्स, एमिनो अम्ल, ये सब जैव अणु होते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जैव अणु जो हैं ये अपने शरीर में क्या काम करते हैं इनके बारे में तो आप जानते ही हैं। वैसे
कुछ हद तक कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर को अति शीघ्र सबसे ज्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। वैसे सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला कौन सा जैव अणु होता है? वसा होता है। लेकिन अगर अपन फास्टली की बात करें, तुरंत ऊर्जा प्रदान करने की बात करें, तो सबसे ज्यादा तुरंत ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। ठीक है। प्रोटीन अपने शरीर के विकास में सहायक है, मतलब प्रत्येक का कोई ना कोई जैविक क्रिया को कंट्रोल कर रहा है, कोई ना कोई जैविक क्रिया को संचालित करता है। ठीक है। अब यहां जो तीसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि आप मेरे को ये बताइए कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा आदि जो हैं, इन्हें आप सजीव कहोगे या निर्जीव? तो सिंपली आपका आंसर निर्जीव होगा शायद, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट अपने को किस में मिला? मीठी शर्कराओं के अंदर, जैसे सुक्रोज अपन घर में यूज करते हैं, इक्सु शर्करा, गुड़ वगैरह, ग्लूकोज वगैरह, इन सब में कार्बोहाइड्रेट है। और अपन जानते हैं कि शक्कर सजीव नहीं है, गुड़ जो है वो सजीव नहीं है। ठीक है। इसी प्रकार वसा देख लीजिए, तेल, घी वगैरह में निर्जीव ही है। तो इसका मतलब कि ये जो जैव अणु है ये खुद अपने आप में क्या है? अजैविक है, निर्जीव है ये खुद। लेकिन काम क्या कर रहे हैं? सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं को संचालित कर रहे हैं। तो ये दो तीन बातें अगर अपन अच्छे से जोड़ लेंगे तो अपन जैव अणु की परिभाषा बना सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं परिभाषा बनाने के लिए। सबसे पहले आप इनके बारे में बता दो, फिर ये क्या काम करते हैं वो बता दो। सजीवों में उपस्थित वे अजैविक अणु, अजैविक है ना खुद, तो सजीवों में उपस्थित वे अजैविक अणु जो सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं को संचालित करते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। फिर आप इसके एग्जाम्पल में कुछ जैव अणुओं के नाम लिख देंगे। तो यहां देखिए बच्चों, अपने पास दो डेफिनेशन हो चुकी है, जैव रसायन क्या है और जैव अणु क्या है। अब अपन इस चैप्टर में बारी बारी से इन जैव अणुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन यहां पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट छोटी क्लासों में भी आपने इसे पढ़ा है, संतुलित भोजन के रूप में, या काफी इतनी जगह भी आया होगा। वहां देखिए मोस्टली कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने यौगिक कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ये डेफिनेशन अपन ने पढ़ी है। और प्रारंभ में यह माना भी जाता था कि कार्बन के जो हाइड्रेट होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन भी चलती थी और इसका फॉर्मूला लिया जाता था CxH2O। एक्स और वाई बराबर भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। कार्बन के हाइड्रेट क्या कहलाए? कार्बोहाइड्रेट्स। ये पुरानी परिभाषा इसकी थी। लेकिन जैसे जैसे इस पर अध्ययन हुआ तो ये देखा गया
कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो इस सूत्र का पालन करते हैं, मतलब कार्बन के हाइड्रेट्स हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और कुछ यौगिक ऐसे भी देखने को मिले जो इस सूत्र का पालन नहीं करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो इसका मतलब ये जो पुरानी डेफिनेशन थी कि कार्बन के हाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं, अर्थात वे यौगिक जो इस सूत्र का पालन करते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं, ये जो पुरानी डेफिनेशन थी इसमें थोड़ा चेंज करने की जरूरत पड़ी उनको। कौन से कंपाउंड, अगर मैं बात करूं उनकी, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है क्या, कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन ये इस सूत्र का पालन करता है। एसिटिक अम्ल है, कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन इस सूत्र का पालन करता है। इस सूत्र का मतलब कि जिस यौगिक को आप इस रूप में लिख सकते हो, इसका मतलब वो यौगिक इस सूत्र का पालन करता है। इस रूप में लिखने का मतलब हुआ जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, ये कार्बोहाइड्रेट है और ये इस सूत्र का पालन भी करता है। कैसे, देखिए बच्चों, मैं इस यौगिक को ऐसे भी लिख सकता हूं C6H2OY6, कार्बन 6 लिख दिए, ऑक्सीजन 6 लिख दिए, हाइड्रोजन 12, तो 6 दूनी 12 है। इसका मतलब जिस कंपाउंड को आप इस रेंज में या इस तरीके से लिख सकते हो, इसका मतलब वो इस सूत्र का पालन कर रहा है। जैसे इसको भी अपन लिख सकते हैं, C कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने, 1 1 2, हाइड्रोजन कितने, 3 और 1 4, तो 2 दूनी 4। तो इसका मतलब ये कंपाउंड भी इस सूत्र का पालन कर रहा है। इसको भी लिख सकते हैं अपन CH2O, C 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। इस रेंज में या इस तरीके से लिखा गया है। तो इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड भी इस सूत्र का पालन तो करते हैं लेकिन दोनों कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं। रेमनोस है, इसको अगर मैं इस फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहूं तो C6H2O, ऑक्सीजन कितने, 5, तो यहां मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा इसे, ऑक्सीजन 5 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 5 दूनी 10, यहां कितने हैं, 12, तो इसका मतलब मेरे को 2 हाइड्रोजन और लिखने पड़ेंगे, तब जाके इसके सारे मॉलिक्यूलर यहां लिखे गए हैं। लेकिन अब ये देखिए, ये सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। अब ये सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं है, इसका मतलब ये इस सूत्र का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये देखिए, जो अपनी पुरानी डेफिनेशन थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले का पालन नहीं करते लेकिन कार्बोहाइड्रेट हैं, और कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो इस फॉर्मूले का पालन करते हैं लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इस वजह से यह समस्या उत्पन्न हुई कि यह परिभाषा जो है वो प्रत्येक कार्बोहाइड्रेट पर लागू नहीं हो रही है, या कुछ कंपाउंड इस परिभाषा का पालन करते हैं लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए आधुनिक समय में कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन बनाने के लिए, परिभाषित करने के लिए उन्होंने देखा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, उनमें एक सिमिलरिटी यह है कि उनके पास
एल्डिहाइड या कीटोन, इन दोनों में से कोई एक क्रियात्मक समूह होगा। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं उनमें एक सिमिलरिटी क्या मिली कि उनके अंदर या तो कीटोन मिलेगा या एल्डिहाइड मिलेगा, एक फंक्शनल ग्रुप आएगा। और बहुत संख्या में, किसी में मतलब 3, किसी में 4, 5, 6, 7 इस प्रकार, और कई किसी में बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप मिलेंगे। इसकी संख्या फिक्स है, ये संख्या में कम ज्यादा हो सकता है। तो इसके बेस पर यह कहा जाने लगा, ये कहना उचित होगा कि जिन कंपाउंड में इन दोनों में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप और पॉली संख्या में हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट हो, उनको अपन क्या कह सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। तो इस आधार पर आधुनिक इसकी डेफिनेशन क्या बनाई गई कि वे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक, वे पॉलीहाइड्रोक्सी यौगिक जिनमें एल्डिहाइड या कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो देखिए बच्चों, ये अपने पास इसकी तीसरी डेफिनेशन हो चुकी है कि कार्बोहाइड्रेट्स किससे कहते हैं। क्लियर? यहां से एक दो क्वेश्चन और बन सकते हैं कि कार्बन के हाइड्रेट का सामान्य फॉर्मूला क्या है, C6H2OY। दूसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि C6H2O सूत्र का पालन नहीं करने वाले कार्बोहाइड्रेट का नाम बताइए। तो रेमनोस लिख सकते हो, या तीसरी चीज अपने पास ये है कि इस सूत्र का पालन करने वाले यौगिक जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, तो फॉर्मेल्डिहाइड है, एसिटिक अम्ल है। तो ये आपके पास कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन हो चुकी है। अब अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। वैसे तो देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण काफी बड़ा है, लेकिन अपने सिलेबस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटन के बेस पर अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। मोनोसेकेराइड, मतलब स्वाद में मीठे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनको अपन सेकेराइड भी बोलते हैं। सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो ये जो वर्गीकरण है ये किसके बेस पर है, जल अपघटन के आधार पर। जल अपघटन के आधार का मतलब हुआ कि आप कार्बोहाइड्रेट को लीजिए, पानी में डाल दीजिए और वहां उस देखिए वो किस रूप में टूट रहा है, उसका जल अपघटन कैसे हुआ है, उसके बेस पर अपन ने इसे 3 पार्टीशन में डिवाइड किया है। मोनोसेकेराइड, ये कहें कि इसका जल अपघटन नहीं होता है, ये मतलब और सरल कार्बोहाइड्रेट में डिवाइड नहीं होता है, मतलब एक ही इकाई के रूप में रहता है। ओलिगोसेकेराइड जो है, इसका जैसे ही जल अपघटन करेंगे तो इसमें 2 से 10 तक की मोनोसेकेराइड इकाई बनती है।
यानी वे कार्बोहाइड्रेट जो जलप घटित होकर 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाई बनाते हैं ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। और पॉलीसेकेराइड जो 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड बनाते हो उनको अपन पॉलीसेकेराइड कहेंगे। तो इनको तो अपन बाद में पढ़ेंगे। मोनोसेकेराइड की अगर अपन बात करें तो बच्चों ये मोस्टली जलप घटित नहीं हो रहे हैं, या आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये इससे ज्यादा सरल शर्करा में डिवाइड नहीं होते हैं। तो क्या डेफिनेशन दे सकते हैं कि वे कार्बोहाइड्रेट जो जलप घटित होकर और अधिक संख्या में सरल सेकेराइड में अपघटित नहीं होते मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। या शॉर्ट में करना चाहो तो आप इसे ये भी कह सकते हो कि वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। तो ये तो डेफिनेशन तो आप आराम से बना दोगे। वे कार्बोहाइड्रेट जिनका जल अपघटन नहीं होता है अर्थात वो और अधिक सरल सेकेराइड में अपघटित नहीं होते मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। अब बच्चों ये मोनोसेकेराइड जो है इनको कार्बन की संख्या के बेस पर और डिवाइड किया जाता है। जैसे ज्ञात मोनोसेकेराइड में 3 कार्बन वाले मोनोसेकेराइड की अगर मैं बात करूं तो उसमें मेरे पास आ जाते हैं, जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड आ गया, ये एक 3 कार्बन वाला मोनोसेकेराइड है। या डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन आ गया, ये भी 3 कार्बन का एक मोनोसेकेराइड है। 4 कार्बन में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास इरिथ्रोस है, इरिथ्रोस के अलावा मेरे पास इरिथ्रुलोस है, अगर मैं 5 कार्बन की बात करूं तो राइबोज, शर्करा, पेंटोस शर्करा पढ़ते हैं ना अपन डीएनए आरएनए में, वो वाली एक डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अगर मैं 6 कार्बन में बात करूं तो मेरे पास जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोस हो गया, लैक्टोस हो गया, सॉरी गैलेक्टोस, तो यहां देखिए बच्चों मोनोसेकेराइड की डेफिनेशन दे दिया आपने, फिर कार्बन की संख्या के बेस पे इनका अपन और आगे वर्गीकरण करते हैं। जो 3 कार्बन वाले हैं इसको ट्रायोस, चार कार्बन वाले को टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस के नाम से जाना जाता है। साथ में ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके बेस पे भी नाम जोड़ा जाता है। जैसे यहां एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप को अगर मैं ट्रायोस में जोड़ूं तो इसका नाम क्या बन जाएगा, एल्डोट्रायोस। एसीटोन कीटोनिक ग्रुप है इसमें, तो इसका अगर मैं कीटो ग्रुप ऐड करूं तो कीटोट्रायोस। ये मतलब इनके दूसरे नाम आ जाते हैं, ठीक है ना। ये दूसरे नाम कैसे लिखे जाते हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं थोड़ा सा, कि अगर 3, 4, 5, 6, 7
और वैसे अपन मोस्टली 6 तक ही यूज करते हैं कार्बनों में। तो और वैसे हेप्टोस वगैरह 7 भी आता है तो आप लिख सकते हो, वैसा कोई बात नहीं है। तो 3 कार्बन को अपन क्या लिख रहे हैं? ट्रायोस, टेट्रोस, ये आपको याद कर लेना है, पेंटोस, हेक्सोस। अब फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह कौन सा है? अगर बच्चों क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड है तो इसका पूर्व लगन क्या लगेगा? एल्डो लगेगा। और यदि कीटोन ग्रुप है तो इसका पूर्व लगन लगेगा कीटो। जैसे 3 कार्बन है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो क्या नाम बन जाएगा अपना? एल्डो ट्रायोस बन जाएगा। 3 कार्बन के साथ अगर कीटोनिक ग्रुप है तो अपना क्या नाम बन जाएगा? कीटो ट्रायोस बन जाएगा। जैसे देखो एसीटोन कीटोन ग्रुप है तो कीटो ट्रायोस हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डो ट्रायोस हो गया। और भी आप किसी में जा सकते हो, जैसे ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? ग्लूकोज वगैरह में 6 कार्बन है तो क्या नाम बन जाएगा ग्लूकोज का दूसरा? इसका पूर्व लगन लगा दो, एल्डो हेक्सोस। फ्रक्टोस जो है इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप है तो इसका नंबर ऑफ कार्बन 6 है तो क्या नाम बन जाएगा? कीटो हेक्सोस। तो इस प्रकार नंबर ऑफ कार्बन के लिए ये, फंक्शनल ग्रुप के लिए ये पूर्व लगन जोड़ के दोनों का नाम बना सकते हैं अपन। ठीक है, तो यहां देखिए अपने पास कुछ टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। बस आपके मोनोसेक्राइड में आपको यही जानकारी देनी है। मोनोसेक्राइड किससे कहते हैं? कार्बन की संख्या के आधार पर 3 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड जिन्हें ट्रायोस कहते हैं, ये मोस्टली 2 एग्जाम्पल आप डाल दोगे इसमें। 4 कार्बन वाले टेट्रोस मोनोसेक्राइड में आप ये एग्जाम्पल डाल लोगे। 5 कार्बन वाले पेंटोस मोनोसेक्राइड के अंदर आप ये 2 एग्जाम्पल यूज कर दोगे। 6 कार्बन वाले मोनोसेक्राइड के अंदर आप ये एग्जाम्पल यूज कर लोगे। ठीक है, अगर आपसे इसी को थोड़ा सा घुमाकर ये पूछे कि एल्डो ट्रायोस किसे कहता है, तो यहां देखिए बच्चों, अपन ये 2 चीजें जानते हैं। यहां एल्डो ट्रायोस का मतलब कि एल्डिहाइड तो ग्रुप है, क्रियात्मक समूह, और ट्रायोस का मतलब 3 कार्बन है। पार्टीशन किसका है? मोनोसेक्राइड का है। तो क्या परिभाषा बना सकते हैं? वे मोनोसेक्राइड जिनमें 3 कार्बनों के साथ एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, एल्डो ट्रायोस कहलाते हैं। समझ में आ रही है बात? जैसे मैं ये कहूं कीटो हेक्सोस किसे कहते हैं, वही बात हो गई। कीटो का मतलब कौन सा क्रियात्मक समूह आ गया बच्चों? कीटोन। हेक्सोस का मतलब नंबर ऑफ कार्बन कितने? 6। किसका भाग है? मोनोसेकेराइड। क्या बताओगे? वे मोनोसेकेराइड जिनमें 6 कार्बनों के साथ कीटोन क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, कीटो हेक्सोस कहलाते हैं। इसी प्रकार आप किसी की परिभाषा बना सकते हो, जैसे एल्डोपेंटोस। एल्डोपेंटोस के लिए क्या लिख दोगे? वे मोनोसेकेराइड जिनमें एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह के साथ 5 कार्बन या 5 कार्बनों के साथ एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, एल्डोपेंटोस कहलाता है। तो इस प्रकार से इनकी परिभाषाएं, इनके ये एग्जाम्पल, इन सबको आप अच्छे से तैयार करना। तो बच्चों नेक्स्ट अपने पास ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड आएंगे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, जो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।